नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात करेंगे गांव गली शहर, बारिश और बाढ़ का कहर। तो गांव गली शहर, बाढ़ का कहर। देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है तो कहीं बाढ़ ने जीवन को थाम दिया है। उत्तर प्रदेश भी इस प्राकृतिक कहर से अछूता नहीं है। यहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन प्यास, भूख और बेबसी की भी कोई कमी नहीं है। बात उत्तर प्रदेश की अगर करें तो यहाँ जहाँ गाँव गली और शहर सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है, तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ रही जहाँ पर जल ही जल नजर आ रहा है। किसानों की मेहनत, उनकी फसल सब कुछ बह गई है। इन बेमौसम की लहरों में जो खेत कल तक सोना उगलने की उम्मीदें थी, उन खेतों में अब इस बाढ़ की कहर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब सिर्फ उन खेतों में सिर्फ कीचड़ नजर आ रहा है और सूनी आंखें दिखने को मिल रही हैं किसानों की। सिर्फ सपने ही नहीं डूबे हैं, जिंदगी की नाव भी हिल गई है। बाढ़ का ये कहर इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है और लोग बस जीने की जद्दोजहद में लगे हैं। किसी का घर छिन गया है, किसी की यादें और किसी की उम्मीदें। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। सरकार की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन हालात हर पल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर अब भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस, पीएससी और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। कई जगह लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है और कहीं लोग अपने गांव, अपने खेत, अपनी जमीन को छोड़कर पलायन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तमाम जिलों की, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जनपदों के संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके जनपदों में हालात क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं। हम सबसे पहले ललितपुर की बात करते हैं। ललितपुर जनपद के थाना जखोरा अंतर्गत ग्राम बसवा की ये तस्वीरें, जहां मध्य प्रदेश में अधिक बारिश होने के कारण राजघाट डैम के गेट खोलने से निचले स्तर पर बेतवा नदी में बाढ़ आने से बसवा गांव के टापू पर एक चौराहा किसान फंस गया, जिसका लोकल स्तर पर रेस्क्यू कर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। उसके बाद कानपुर से 37वीं वाहिनी पीएससी बाढ़ राहत बल के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन का सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सकुशल चरवाहे को बाहर निकाला गया। रात में प्रशासन द्वारा ड्रोन के माध्यम से सर्च कर व्यक्ति को खोजा गया था, लेकिन सफलता सुबह तक मिल सकी। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। ललितपुर में न सिर्फ ललितपुर में, तमाम जनपदों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग चरवाहा, जिसको एसडीआरएफ, आपको बता दें, पीएससी बल ने रेस्क्यू किया है। और अब हम अगली तस्वीर हमीरपुर की दिखाते हैं। हमीरपुर में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने पर हमीरपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा उफान पर हैं। साथ ही दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे जिला मुख्यालय सहित सदर तहसील के कई इलाकों की निचली बस्तियों में घरों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही बाढ़ की जद में आने से किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल भी यहाँ जलमग्न हो चुकी है। जिलाधिकारी सहित प्रशासन की टीम द्वारा भ्रमण करते हुए मुनादी कर लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। इस समय यमुना नदी खतरे के निशान से 103 मीटर के करीब ऊपर है और बेतवा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। वहीं बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, जिसके लिए बाढ़ आश्रय स्थल भी, लोगों के ठहरने, खाने पीने और मेडिकल की टीम सहित उनके मवेशियों के लिए भी बुनियादी इंतजाम किए जा चुके हैं। ये प्रशासन ने जानकारी दी है। साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ पीएससी बल भी तैनात किया गया है और लगातार जल स्तर की निगरानी करते हुए बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। क्या कुछ नजर आया हमीरपुर में, हम आपको दिखाते हैं।
जो यमुना रिवर है उसका जो लेवल है वो 104.33 के आसपास हो गया है, क्योंकि डेंजर लेवल है उसको पार कर गई है। बेतवा रिवर का जो लेवल है अभी वर्तमान में 103 है और वो अभी जो डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा और पूरी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो तटबंध है यमुना जी के और बेतवा रिवर के उसका निरीक्षण किया गया था। उसी क्रम में जो भी सीमावर्ती जितने भी गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनमें अलर्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। हम लोग ने एक जो रेस्क्यू सेंटर है उसको भी स्टार्ट करवा लिया है और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनमानस है उनको सुरक्षित हम लोग जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें पहुंचा दें। इसके लिए पीएसी की टीम भी लगातार कार्य कर रही है और पूरी टीम जो प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और इसको हम लोग अच्छे से निपटा लें। समूचे उत्तर भारत में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब हमीरपुर में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी यमुना नदी तटबंध पर है। आप मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये यमुना नदी है जो अपना रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हमीरपुर मुख्यालय की, तो हमीरपुर मुख्यालय यमुना और बेतवा दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। वहीं जो यमुना नदी है वो खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर, तो जो बेतवा नदी है वो खतरे के निशान के समीप पहुंच रही है, जिसको लेकर हमीरपुर जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, राहत कैंप लगाए जा चुके हैं। वहीं जो दोनों नदियों के तटवर्ती इलाकों में बसे गांव हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के भी कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं डुग्गी आदि पिटवा कर भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जो मछुआरे हैं उन्हें भी नदी में जाने से रोका जा रहा है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है जिससे जो लोग हैं वो नदियों के समीप न पहुंचे। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। तो हमीरपुर की तस्वीरें आपने देखी। हमीरपुर में किस तरीके से लोग जो है वो जल भराव और बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोगों की जो जिंदगी है कहीं ना कहीं मुश्किलों में गिरती नजर आ रही है। अब जालौन की हम बात कर लेते हैं। जालौन में जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। इस दौरान अफसरों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। अधिकारियों ने ग्राम नरोला और नीनावली समेत कई संवेदनशील गांवों का निरीक्षण किया। रामपुरा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए राहत केंद्र पर भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई है। अब तक यमुना नदी का जलस्तर 109.28 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो चेतावनी स्तर 107 मीटर से ऊपर है और खतरे के निशान से 108 मीटर जो खतरे का निशान है उसके ऊपर है। पानी में तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब तक जिले के 11 गांवों के 1150 लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इनमें कालपी तहसील के पड़री, रायड़, दीवारा, गूढ़ा खास, उरकला, माधोगढ़ तहसील के नीनावली, जागीर, ये तमाम गांव हैं जो इसमें बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन ने 16 राहत केंद्र बनाए हैं जो सक्रिय कर दिए गए हैं। यहाँ भोजन, आश्रय, दवा, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था की गई है। मवेशियों के लिए भी चारे और दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। बचाव और राहत कार्यों के लिए 36 छोटी नावें, 36 बड़ी नावें, 16 बड़ी नावें और 20 मोटर बोट लगाई गई हैं। एसडीआरएफ की टीम भी सक्रिय है और बाढ़ चौकियों से गांव-गांव की सतत निगरानी की जा रही है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। हालात पर प्रशासन की नजर है और आपात स्थितियों पर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इस दौरान क्या कुछ कहना है अधिकारियों का वो भी हम आपको सुना देते हैं। 5 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। इस प्रकार हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो खतरे का 108 मीटर का निशान है वहां पर रात 8 बजे तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हम लोग लगातार उन गांवों को दौरा कर लिया गया है कि जहां पर पानी बढ़ने पर वो गांव प्रभावित हो सकते हैं। जिन गांवों से मार्ग टूटेगा वहां हम लोगों ने 42 नावें लगा रखी पूरे जिले में और 26 उसमें मोटर बोट हैं
इसके अलावा सभी बाढ़ चौकी एकदम अलर्ट मोड में है, सब पे अधिकारियों की सब तैनाती है और गांव में टीकाकरण का और दवाई वितरण का काम भी जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। सतर्क नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो माधवगढ़ तहसील में हमारे 6 जो है वो बाढ़ राहत शिविर बने हैं, कैंप है, जहां पर पूरी व्यवस्था उनके रुकने की और उसकी रहेगी। तो इस प्रकार प्रशासन सतर्क है, लोगों से लगातार संवाद बनाए हुए है, ग्रामीणों से भी संवाद बनाए हुए हैं और ग्रामीणों को सतर्क भी किया गया है कि अगर उनको पानी उस तरह का लगेगा तो तत्काल सूचित करेंगे और सभी गांव में एक कर्मचारियों को टीका भी दिया गया है ताकि वो लगातार नजर रखें। पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं न कहीं जो बाढ़ का खतरा था वो साफ तौर से नजर आ रहा है। इस वक्त हम कालपी में मौजूद हैं। यहाँ कालपी के यमुना पुल है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का पानी जो खतरा का लेवल 107 मीटर जो पानी जो बताया जा रहा था खतरे पे, उससे ऊपर 207 पॉइंट पानी यहाँ पर आ चुका है। यानी कि 1 पॉइंट जो जिस तरीके से खतरे के लेवल से मीटर पानी जो चल रहा है वो साफ तौर से जालन देखा जा सकता है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो खतरे के निशान से ऊपर से जो पानी चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसी तरीके से पानी जो बढ़ा था और जो पानी बढ़ने से कई गांव ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। प्रशासन ने हालांकि इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया था, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई थी। तकरीबन 27 चौकियां बनाई गई हैं, जहां जहां तटवर्ती इलाके हैं, निचले स्थल हैं, उन सबको ऊपर के हिस्सों में पहुंचा दिया गया है और कहीं ना कहीं इस पानी को लेके लोगों में जो खतरा है वो अभी मंडरा रहा है। हालांकि इस बाढ़ को देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। यहाँ पानी जो बाढ़ ऊपर आ रहा है उसमें क्या क्या खतरा है आपके घर कालपी में? मेरे घर में पानी चला जाता है पचगंडा देवी के पास काफीपुरा। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो थोड़ा कम है। अभी कम है? आया नहीं अभी। यानी अभी खतरे के लेवल से जो पानी अभी ऊपर आ गया 1 पॉइंट, तो अब क्या लगता है आपको आगे क्या पानी बढ़ सकता है कुछ और? अगर पानी आगे ज्यादा 1 फुट बढ़ गया 2 फुट तो घरों में पानी घुस जाएगा। पानी घर में घुस जाएगा। इलाहाबाद बैंक वगैरह ये सब उधर से डूबने लगती हैं। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति आपको क्या लगता है? संभावना बहुत गंभीर है। संभावना बढ़ सकती है। तो अभी हाल में क्या स्थिति है? हाल में खतरे की निशान के ऊपर है। निशान के ऊपर है। तो ये कितने दिनों के बाद अभी ऐसा आया? पहले भी ऐसा पानी आ चुका था क्या? यहाँ 2 बार आ चुका। देखिए, इन लोगों का कहना ये है कि टाकीज के पास जो भी बस्ती है, यहाँ पे तकरीबन ऐसे 6-7 बस्तियां हैं स्टेशन टाकीज के पास, जहाँ खतरे के निशान से पानी ऊपर होता है तो वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। जो पिछले वर्ष भी इसी तरीके की स्थिति आई थी। हालांकि 1 हफ्ता वो लोग परेशान रहे थे, रोजी रोटी के लिए परेशान हुए थे, निकलने के लिए परेशान हो गए थे, बीमार लोग भी परेशान थे और वही स्थिति अभी फिर बनती जा रही है। इन लोगों को प्रशासन ने हालांकि अलर्ट कर दिया है। देखना ये होगा, अगर पानी रुकता है तो समान स्थिति बनी रहेगी, पानी नहीं रुकता है तो खतरा बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा होती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। अब हम औरैया की बात कर लेते हैं कि औरैया में आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। औरैया के 12 गांव में चंबल नदी का पानी जो है वो घुस चुका है, जिससे हालात गंभीर बने हुए हैं। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 गांव में चंबल नदी का पानी घुसा हुआ है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीण नाव से पार होकर एक साइड से दूसरे साइड जाकर जरूरी सामान ला रहे हैं। सिकरोड़ी गांव का प्राथमिक विद्यालय जो है वो पूरी तरीके से जल में डूब चुका है, जिससे हालात और चिंताजनक है। लोग नाव के सहारे घर खाली कर रहे हैं और राहत शिविरों में शिफ्ट हो रहे हैं। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व एसपी अभिजीत आर शंकर ने बाढ़ प्रभावित गाँव का निरीक्षण भी किया है। गोहानी कला गाँव के लिए प्रशासन ने 3 नावें तैनात की हैं। उप जिलाधिकारी निखिल राजपूत ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो औरैया में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। निकल करिए जी सर, उनको पन्नी देना है, राशन देना है और सारी जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी भर। सर जो यहाँ पर बाढ़ आ रही है, बाढ़ के वजह से ग्रामीण लोग ऊपर को भाग रहे खाली करके, प्रशासन ने क्या अब तक सुविधा की है इनके लोगों के लिए? प्रशासन एक तो अलर्ट कर रहा है कि ऐसी स्थिति में जब आपका वाटर लॉगिंग हो, जल स्तर बढ़े, तो आप अपने घरों से
बाहर की तरफ प्राइमरी स्कूल पे जूनियर स्कूल है वहाँ व्यवस्था की गई है। वहाँ लोग पहुँचे, ऊंचे स्तरों पे पहुँचे, खतरे में न रहें। दूसरी है कि जिनके घरों में पानी वाटर लॉगिंग हो गई, जो लोग छोड़ के जाएंगे उनको सारी हम लोग जो राशन किट अनुमन्य है, पन्नी अनुमन्य है, जो जो चीज़ें अनुमन्य हैं वो कल से वितरण करना शुरू करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों को भोजन सामग्री भी हम लोग कल से देंगे। और सभी से बस अनुरोध है कि इसमें पैनिक ना हो, अपनी सुरक्षा पहले रखें। जब ज़िंदगी रहेगी तो समझ लीजिए कि सब पुनः फिर से आप अपने को आबाद कर लेंगे। तो इसलिए प्रशासन के अनुरोध से जब आपका पानी भरने की स्थिति हो तो आप यहाँ से इवैक्यूएट करें। कितने गाँव में के संपर्क मार्ग टूट चुका है यमुना नदी की नाव जो नहीं पहुँच सकते, नाव से पहुँचेंगे? अभी 113 जो खतरे का निशान है उसको क्रॉस की है यमुना, और मोस्ट प्रॉब्ली जो पीछे चंबल और उसकी सहायक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि 116 मीटर तक जाने की संभावना है, उसके बाद घटेगा। 116 मीटर तक अभी अजीतबल में गोहानी कला और सिकरौनी में कुछ एरिया में पानी आया, गोहानी कला के संपर्क मार्ग में बीच में पानी आया है। इसके अलावा अस्ता और महिमानपुर के बीच के संपर्क मार्ग पे पानी आ गया, वहाँ नावों की व्यवस्था करा दी गई है और अभी घरों में पानी नहीं है। ठीक। तो अब जालौन के बाद औरैया की हमने तस्वीरें दिखाया और औरैया के बाद हम गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में बीती रात हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गाजियाबाद में गलियों में और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। शहर से देहात तक जलभराव और कीचड़ इलाकों में भरा हुआ है। सड़कें जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न नज़र आ रही हैं। लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ जो है वो डूबी पड़ी हैं। रिहायशी क्षेत्रों में जल भराव से लोगों का आना जाना और जीना मुहाल नज़र आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो गाड़ियां थी रिहायशी क्षेत्रों में वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। घुटनों घुटनों पानी में लोग निकलने को मजबूर हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लाने के लिए इसी पानी से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। तो शहर से देहात तक जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति गाजियाबाद में भी बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। जिले जिले की अगर हम तस्वीरों की अगर बात करें तो अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके जनपदों में कैसे हालात बने हुए हैं, राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है और वहां पर किस तरीके से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जैन ललितपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। साथ ही अन्य जनपदों से भी हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम उनके पास भी जाएंगे। फिलहाल माजिद हम आपका रुख कर रहे हैं। माजिद, अगर जनपद जालौन की अगर बात करें, जालौन में जो जलस्तर बढ़ने से हालांकि तमाम इंतजाम प्रशासन कर रहा है, राहत कैंप बनाए गए हैं, लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर तमाम जो जरूरत की जो चीज़ें हैं वहां मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन लोगों का जीवन इसमें काफ़ी संकट में है क्योंकि उनके घरों में पानी भर चुका है। कई गांव जो है वो कटान से लोगों के घर जो है उसके जद में आए हैं। कुल मिलाकर गांव से शहर तक लोग इससे प्रभावित हैं। शहरों में गलियों में पानी भरा पड़ा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, तो तमाम दिक्कतें हो रही हैं। क्या स्थिति है जालौन की और राहत बचाव कार्य कैसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल मनोज, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से पानी धीरे धीरे जो बढ़ना शुरू हुआ था तो उसका लेवल जो है खतरे के निशान से लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि 2 दिन पहले से तो मुझे लगता है कि माजिद का नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से माजिद से हमारा संपर्क कर चुका है शैलेंद्र जैन हमारे संवाददाता ललितपुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे। ललितपुर की अगर बात करें शैलेंद्र, तो ललितपुर में लोगों का जो शहर से लेकर गांव तक लोगों का जो जीवन है वो मुहाल नजर आ रहा है। शहर की गलियों में जल भराव से लोग परेशान हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो बाढ़ से कई लोगों के घर जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। किसानों की जो फसल है वो पानी में बह चुकी है। कुल मिलाकर शहर की गलियों से लेकर गांव के लोगों तक सबकी जिंदगी जो है इस बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी संकट में डाल दिया। क्या स्थितियां हैं ललितपुर में और प्रशासन कैसे इंतजाम कर रहा है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए?
सैलेंट फोन अनम्यूट कर लीजिए। ओके। जी जी, आवाज मिल रही है। हाँ, तो जहाँ बारिश होती है तो जहाँ राहत देती है बारिश, तो आफत भी देती है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे कि जब अधिक मात्रा में बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति बनती है और जगह जगह जल भराव की स्थिति बनती है। और उसके लिए हम दोषी उसे भी मानते हैं कि जो निर्माण कार्य हैं या जो विनिमित क्षेत्र हैं, जो बिना नक्शा पास कॉलोनी बना देते हैं, और ऐसे ही जो निर्माण कार्यदायी संस्था है वो भी जो रोड, सड़क या नाली जिस तरह हिसाब से बननी चाहिए वो नहीं बनती है, जिस कारण इस प्रकार जल भराव की स्थिति होती है। अब आ जाए बाढ़ जब आती है, पानी तेज ऊपर के हिस्से से जब ज्यादा पानी बरस के आता है तो डैम के गेट खोले जाते हैं और यह नदी का जो बहाव तेज होता है उससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती, बाढ़ आती है। तो कई गांव ऐसे हैं कि जो गांव आसपास जो वहां रहने वाले वो इनसे विचलित हो जाते, परेशान हो जाते। अब लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा जब गेट खोले जाते हैं डैमों के तो 6 घंटे पूर्व ही इन लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। और वहीं आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो प्रशासन हर बार समय समय पर प्रधानों को भी अलर्ट करता है कि अब बारिश है और डैम भी खुल सकते हैं, बाढ़ भी आ सकती है, उस कारण ऐसी स्थिति से आप लोग अलर्ट रहें। अब देखें, अभी कल की बात ही है कि ये राजघाट डैम के 16 गेट खोले गए, 3.5 लाख के लगभग क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिससे बेतवा नदी में बाढ़ आई। और जो बीच में टापू था, बहुत क्षेत्रफल बड़ा है, जहाँ लोग खेती करते हैं, रहते भी हैं, तो वो दोनों तरफ से वो फंस गए। उसमें लगभग 10-12 लोग थे, जो कि 10-11 लोग तो निकल आए, लेकिन एक आदमी वहीं पर रुक गया और उसके लिए पूरा प्रशासन परेशान रहा। 3 दिन बाद उसको आज रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया, और वो भी लोकल स्तर पर जो रेस्क्यू किया जा रहा था उससे उसको नहीं निकाल पाए थे। लेकिन कानपुर से बाढ़ राहत बल को बुलाया गया और उसके द्वारा आज उसे रेस्क्यू कर निकाला गया और जो स्वस्थ है पूर्णतः और उसके घर वालों को से सौंप दिया गया। तो प्रशासन अपना कार्य पूरा करता है, लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैंने जो जल भराव की स्थिति में आपको अवगत कराया कि जगह जगह जब निर्माणदायी कार्य संस्थाएं इस प्रकार कार्य करती हैं तो उस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। विनिमित क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो नक्शे पास डले हैं तो वो पूरे नक्शे पास नहीं किए जा रहे हैं। इस कारण अपने हिसाब से लोग कैसे भी कहीं भी मकान बनाते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में फिर बाढ़ जैसी स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है। जी हाँ, निश्चित रूप से। अब सैलेंट जैन अब हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अन्य जनपदों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं गांव गली शहर बाढ़ का कहर, और सीधे अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक पाल संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। माजिद, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। माजिद, अगर जालौन की बात करें तो जालौन की स्थिति, अभी आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से जालौन की स्थिति से हमारे दर्शक रूबरू नहीं हो पाए थे। जालौन की स्थिति क्या है? हालांकि तमाम तैयारियों की प्रशासन बात कर रहा है, लेकिन गांव से लेकर शहर तक लोग बाढ़ और बारिश से परेशान हो रहे हैं, उसकी जद में हैं। तमाम गाँव में लोग जो है उनके घरों बाढ़ की वजह से उनका जो घर है वो कहीं ना कहीं बाढ़ का शिकार हो चुका है। लोग जो है बहुत सारे लोगों को राहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। क्या स्थितियां हैं कुल मिलाकर, और प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? जी हाँ, बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश शुरू हुई उससे कहीं ना कहीं बारिश को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था। हालांकि
तो प्रशासन ने इसको लेकर पहले से चौकियां बना रखी थी और एनडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद कर दी थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि पानी बाढ़ का डैम्पों से छोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीरता दिखाती है प्रशासन ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से कार्य करना शुरू किया। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो चौकियां जो बनाई गई थी वहां पर लोगों को राहत कैंप लगाए गए हैं। तकरीबन 16 राहत कैंप लगे हैं और उसमें 1100 तकरीबन ऐसे लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिनको उठा के सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और सभी लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि जो निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसको लेकर लोगों को पहले बताया गया था और वही हुआ कि धीरे धीरे करके जो कल तक 107 खतरे के निशान पर जो पानी चल रहा था वो आज 109 खतरा पार करते हुए निशान पे पानी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर जो है अब धीरे धीरे पानी जो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं और खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने लगातार लोगों को जो है एनडीआरएफ की टीम को वहां पर लगा रखा है और जो राहत सामग्री है उसको बांटने का काम भी शुरू कर दिया है। लोगों से ये भी कह रखे हैं कि जिस तरीके से ऊंचे वाले जो स्थल है जहां पे कैंप बनाए गए हैं लोग अपने अपने जरूरी वाले सामान लेकर उस कैंप पर आ जाए ताकि ऐसा ना हो कि पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई उसके चपेट में कोई आ जाए। हालांकि इसको लेकर पिछले कई दिनों से लोगों की तैयारियां चल रही थी। अगर बात करी जाए तो पिछले 2023 की तो जहां पे जिस तरीके से तैयारियां जो नहीं थी उसको लेकर काफी नुकसान हुआ था, काफी मवेशी और इंसानों की जान चली गई थी, बहुत भारी नुकसान हो गया था। उसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर था। और बता दें आपको कि कालपी का जिस तरीके से यमुना का पानी जो तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गुलोली है और लीलावती और तमाम इस तरीके से ऐसे गांव हैं जहां पर जो उसकी चपेट में आ गए हैं। और खास तौर की बात ये बताते हैं कि यहाँ पर जो 5 नदियां हैं उन नदियों का पानी तेजी से उफान पे बढ़ा हुआ है। यमुना की अगर बात करी जाए तो यमुना में भी पानी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और अगर बेतवा की बात करी जाए तो बेतवा में खतरे के निशान पर पानी पहुंचने वाला है। और इस तरीके से जहां जिस जिले के अंदर जो भी राहत से सामग्री लोगों को देने की बात करी जा रही है कि उनको घोषणा कर दी गई है। हालांकि अभी कोई ऐसा समाज सेवी या कोई शासन के नेता लोग हैं वो लोग अभी कोई इस तरीके से सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से जो मदद करना चाहिए उसको लेकर जिलाधिकारी और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो लगे हुए हैं। और अगर खतरा जिस तरीके से रात को घोषणा करी गई थी वो खतरा वो उसके ऊपर साफ तौर से नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कालपी के शहरी इलाकों में जिस तरीके से पानी भरता है वो भी फिलहाल में नहीं भरा है, वहां लोगों को जरूर अलर्ट करने की जरूरत है क्योंकि प्रशासन पिछले 2 साल पहले जिस तरीके से शहरी इलाके में जो पानी भरा था कहाँ वहां पे लोगों को बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि तत्काल में वो लोग ठीक है। माजिद आपकी बात आगे हमारे साथ अब सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ आपका रुख कर रहे हैं। सिद्धार्थ आप हमीरपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग तमाम गांव से ठीक है माजिद आपकी बात आ गई, गांव से लेकर शहर तक लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ और बारिश की जद में हैं। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। तमाम लोगों का घर है इस बाढ़ के चपेट में आ चुका है। तमाम लोग जो है अपने घर और अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। हमीरपुर की स्थिति कैसी है, वहाँ पर किस तरीके से प्रशासन राहत पहुँचा रहा है और जो हालात बन रहे हैं उसकी तैयारियाँ प्रशासन ने कैसी की हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और जनहानि और पशु हानि ना हो। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमीरपुर की जो स्थिति है वो बेहद ही संवेदनशील है क्योंकि बीते 30 तारीख को जो 3 डैम है माताडीला, कोटा बहराइच और लहचूरा, तीनों से पानी छोड़े जाने के बाद अभी हमीरपुर जनपद में यमुना और बेतवा दोनों नदियों में इसका असर देखने को मिला ही था कि वहीं आज 31 जुलाई को ही फिर से माताटीला डैम से 3.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग जो यमुना नदी है वो अपने खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर जा सकती है, तो वहीं जो बेतवा नदी है वो भी अपना खतरे का निशान पार कर सकती है। वहीं बात करें आम लोगों की तो आम लोग भी इससे बेहद परेशान हैं। सैकड़ों हेक्टेयर खेती डूब चुकी है, तो वहीं तटीय इलाकों में बसे जो गांव क्षेत्र हैं वो भी अब बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए तमाम जो इंतजामात है वो किए जा चुके हैं। तमाम टीमें गठित की गई हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। वहीं बाढ़ को देखते हुए जो बाढ़ राहत कैंप हैं वो बनाए जा चुके हैं, जहां बुनियादी तौर पर रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो लोगों के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। वहीं बात करें मेडिकल सुविधाओं की तो जो बाढ़ राहत कैंप है वहां मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया करा दी गई हैं। वहीं लोगों के साथ में आने वाले जो मवेशी है उनके लिए भी
चारे और भूसे आदि की व्यवस्थाएं की जा चुकी है। वहीं हमीरपुर के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार ही जो बाढ़ क्षेत्र है वहां का निरीक्षण करने पे जुटे हुए हैं और उनके साफ तौर पे जो आदेश हैं कि किसी भी तरह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए जो अधिकारी हैं वो भी लगातार बाढ़ के जो इलाके हैं जो चपेट में आ चुके हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, आप जुड़े रहे हमारे साथ। गाजियाबाद से जयवीर माभी जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित रूप से वो तस्वीरें कहीं ना कहीं नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी पोल खोलती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ लगातार डेमो से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी शहर में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, गाड़ियां डूबी हुई है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। तमाम निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है क्योंकि लगातार एक तो बारिश हो रही, दूसरा डेमो से पानी जो छोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद के कैसे अभी हालात हैं? प्रशासनिक तैयारी की अगर बात करें वो तैयारी कैसी है? लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान न हो और कोई जनहानि ना हो, इसके लिए क्या तैयारी प्रशासन कर रहा है? देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से तमाम जगह पर जल भराव है। शहरों की बात करें या देहात की बात करें, तमाम जगह पर, शहरी क्षेत्र हो, देहात हो या फिर अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट है, उनके बेसमेंट में भी पानी भरा हुआ। वहीं अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ चौकियां तैनात कर दी गई बनी हुई है। वहां पर जो बाढ़ के लिए जो संबंधित कर्मचारी वो तैनात है और लगातार जिला प्रशासन की बात करें या फिर तहसील प्रशासन की बात करें, उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी लगातार वहां पर भ्रमण कर रहे हैं और पल पल पर निगाहें रखते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में दो नदियां जो प्रमुख नदी है जिनकी हम बात करते हैं, एक यमुना नदी है और एक पिंडन नदी है। पिछले बार जब त्रासदी आई थी तो पिंडन और यमुना दोनों में ही बाढ़ आई थी, जिसके चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और बाढ़ जैसे अभी तक कोई हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो नदियां हैं इनकी सफाई अच्छी तरह से करा दी गई है और पानी यहाँ से आगे जा रहा है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो वहां पर नदियों की सफाई नहीं होना भी एक बड़ा कारण था, लेकिन इस बार नगर निगम की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, सभी संस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार भ्रमण कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। नदी पर जहाँ पर बाढ़ को या बंधे को टूटने की संभावना थी वहां पर भी रिपेयरिंग का काम तत्काल कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तक की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में अलर्ट है और बाढ़ की संभावना की बात करें तो बाढ़ की संभावना नहीं है। लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश से जिस तरह के जो हालात है वो बाढ़ से कम नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि खेती की बात करें, जमीन की बात करें, सभी जगह पर जिस तरह जो भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और बारिश की वजह से फसलें खराब हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन अधिक आकलन की बात कर रहा है, वही जो अन्य जगह की बात करें सड़कों पर पानी भरे हुए हैं जिसकी वजह से वाहन तक भी खराब हो रहे हैं। ऐसा ही गाजियाबाद का एक मामला भी आया था जहाँ पर एक व्यक्ति जो अजपा सोसाइटी के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी जो मर्सिडीज थी तो पानी में डूबने से खराब हो गई थी। इन्होंने अब नगर निगम को नोटिस भी भेजा है जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए की सहायता राशि यानी कि जो नुकसान है उसकी भरपाई की मांग की है। वहीं जिला नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने भी नोटिस देते हुए अब कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें नगर निगम के नाले या नगर पालिका के जो नाले हैं वो ओवरफ्लो चल रहे हैं, जिसकी वजह से शहर भर में जल भराव है। लेकिन बाढ़ की स्थिति की बात करें तो बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, कहीं भी ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। ठीक है जयवीर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश औरैया की अगर बात करें तो तटीय जो क्षेत्र हैं वहां पर चंबल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। 12 गांव इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं और उन गांवों को खाली कराने की भी लगातार प्रशासन उन गांवों को खाली करा रहा है। जिला अधिकारी के साथ एसएसपी ने भी वहां पर उन गाँव का दौरा भी किया है। राहत बचाव कार्य किस तरीके से औरैया में चलाए जा रहे हैं? कितने गांव फिलहाल चंबल और यमुना के जो तटीय हैं वो कितने गांव प्रभावित हैं और किस तरीके की तैयारियां प्रशासन कर रहा है ताकि ये जो गांव या ये लोग प्रभावित हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और किसी तरीके की कोई जनहानि ना हो, पशुहानि ना हो? आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जो जनपद है उसमें लगभग सटे इटावा जनपद से 5 नदियों का संगम है, जिसमें यमुना, चंबल, सिंध और पहुंच और क्वारी नदी है। कोटा बैराज से लगभग 3 लाख क्यूएस जो जल छोड़ा गया है, उससे औरैया जनपद के 12 गांव ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसमें सिकरोड़ी, जुहिका, बीजलपुर,
मई अस्ता और ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, जिनसे ऊंचे स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। राहत बचाव की जो चौकियां बनाई गई हैं वहां पे लोग शरण लेते नजर आ रहे हैं। वहीं औरैया जनपद के डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिजीत शंकर के समेत तमाम जो एसडीएम हैं या थाना प्रभारी हैं वो पहुंचे और जो भोजन का जो राहत बचाव जो पैकेट है वो लोगों को वितरित किया गया। लोगों से कहा गया कि वो ऊंचे स्थान पर आ जाएं और अभी लगभग 116 मीटर पर जो सांकेतिक निशान है बाढ़ का वहां तक पानी पहुंचने के संकेत हैं। लगातार जो पानी है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लोग जो ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो अभी कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। कई ऐसे गांव जरूर हैं जिनका संपर्क मार्ग पूरी तरीके से टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग चारपाई, सिलेंडर वगैरह बाहर निकालते नजर आए। औरैया जनपद के 12 जो गांव हैं वो प्रत्येक वर्ष जब भी बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो वो प्रभावित हो जाते हैं और उनमें लोगों को वही प्रत्येक साल की तरह उन्हें ऊंचे स्थानों पर टेम्परेरी तरीके से उनको निवास कराया जाता है, उन्हें राहत बचाव की सामग्री दी जाती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है कि जो प्रत्येक साल में जो उन्हें परेशानी होती है उस परेशानी से कहीं अच्छी निजात जो मिल सके। लगातार और डीएम जो औरैया है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पानी है उसका जो पानी लगातार बढ़ रहा है और 116 मीटर तक पहुंच सकता है। औरैया जनपद में 113 मीटर का जो निशान है वो उसके ऊपर खतरे का निशान हो जाता है। लेकिन लगातार यमुना नदी का जो जल है वो बढ़ रहा है और अगर 116 मीटर पर पहुंचता है तो कई गांव के जो संपर्क मार्ग हैं वो पूरी तरीके से बाधित हो जाएंगे। निश्चित रूप से उमेश जैसा कि आपने कहा अभी 12 गांव प्रभावित हैं और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार कुछ और ग्राम और गांव जो है वो जो किनारों पर हैं, जो यमुना और चंबल के किनारों पर वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रशासन ने तैयारी की है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती है मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए, उनके लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं ताकि उन पशुओं को भी वहां से उन गाँव से खाली कराकर एक निर्धारित जगह पर ले जाया जा सके और उनकी भी जिंदगी बच सके। उनके चारे पानी की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। जी, आपको बता दें कि लगातार प्रशासन ने जो तमाम तरह के जो लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके लिए जो एक अस्थाई जो चौकियां बनाई हैं जिसमें मंदिर है या फिर प्राथमिक विद्यालय है उनमें रुकने की व्यवस्था बनाई है। लेकिन हालात अगर गंभीर होते हैं तो जो पशु हैं औरैया जनपद में जो पशु किसान अधिकतर जो यमुना के किनारे की जो गांव हैं वो ज्यादातर पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक ऐसे गांव हैं जिनमें सैकड़ों की तादाद में जानवर हैं जिससे वो अपना दुग्ध उत्पादन करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर पिछली वर्षों की अगर बात करें उसी तरीके से अगर जल स्तर बढ़ता है तो पशुओं की बहुत बड़ी परेशानी सामने आएगी, जिसमें जो पशुओं के लिए जो स्टॉक में रखा भूसा वगैरह है वो भी उनका भीग जाता है और भीग कर सड़ जाता है, कुछ भूसा तो बह जाता है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो पशुओं के चारे की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं इंसान है जो अपने जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए तमाम तरह की परेशानियां का सामना कर लेता है, लेकिन जानवरों की बहुत बड़ी परेशानी होगी, जिसमें बकरी अधिकतर औरैया जनपद में बकरी है, भैंस है, गाय है, बैल, ऐसे बछड़े हैं। इन लोगों ऐसे जानवरों का पालन ज्यादा करते हैं, पशुपालन। निश्चित रूप से उमेश, तो इन मवेशियों, इन जानवरों के लिए भी प्रशासन को व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। हमारे साथ शैलेंद्र जैन जुड़े हुए ललितपुर से। शैलेंद्र जैन, एक बार फिर से हम आपको रुक करें। शैलेंद्र जैन, ये जो बाढ़ या कुदरत का ये जो कहर आता है, ये जो ऐसे प्रभावित लोगों के लिए बड़ा संकट बनकर आता है। एक बार इनको ऐसे जगह पर राहत बचाव कैंप पर ले जाकर उनकी जान तो बचा ली जाती है, लेकिन उनका पूरा सिस्टम, उनका साल भर का जो जरिया होता है, उनकी फसलें जो होती है डूब चुकी होती है, उनके मवेशी जो कहीं ना कहीं दूध दे रहे होते हैं जिससे वो अपने जीविका पार्जन करते हैं, कहीं ना कहीं उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है।
उनका पूरा जो रोजगार जो है प्रभावित होता है। ये बाढ़ सिर्फ लोगों के लिए बाढ़ होगी, लेकिन जो वहाँ के जो लोग प्रभावित होते हैं आसपास के जो इन क्षेत्रों के, तो उनकी पूरी जीवन का जो जीवन यापन का जो है जरिया ही पूरा बिगड़ जाता है। शैलेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ही बाढ़ आती है। ठीक है शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के नए मुख्य सचिव का नाम फाइनल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। एसपी गोयल होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव। सूत्रों के हवाले इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी भी हो सकता है एसपी गोयल के नाम का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पहुंचे हैं एसपी गोयल। कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह लोक भवन पहुंचे हैं। नियुक्त सचिव भी लोक भवन में मौजूद हैं। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। लोक भवन में प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं एसपी गोयल। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। यूपी के नए मुख्य सचिव का नाम फाइनल हुआ है। सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। एसपी गोयल होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव। सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कभी भी हो सकता है एसपी गोयल के नाम का ऐलान। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पहुंचे हैं एसपी गोयल। और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह जो आज रिटायर होने वाले हैं लोक भवन में, वो भी मौजूद हैं। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। नियुक्त सचिव भी लोक भवन में मौजूद हैं। तो लोक भवन में प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं एसपी गोयल। लोक भवन में प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं एसपी गोयल, जिनके नाम का आधिकारिक ऐलान कुछ ही देर में हो सकता है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। वर्तमान में सीएम के अपर मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल। एसपी गोयल बीते 8.5 साल से सीएम कार्यालय में तैनात हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। एसपी गोयल होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव। ये जानकारी सूत्रों से फिलहाल सामने आ रही है। कभी भी हो सकता है एसपी गोयल के नाम का ऐलान। आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पहुंचे एसपी गोयल। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह लोक भवन में मौजूद हैं। आज रिटायर होने वाले हैं मनोज सिंह। नियुक्त सचिव भी लोक भवन में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है वो जानकारी आ रही है कि गोयल को चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो सकता है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं एसपी गोयल। तो लोक भवन में प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं एसपी गोयल, जो चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। ये सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। वर्तमान में सीएम के, आपको बता दें, एसपी गोयल बीते 8.5 साल से सीएम कार्यालय में तैनात हैं। और हमारे सलाहकार संपादक के वक्त सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। के वक्त सर, एसपी गोयल होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, ये सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। हालांकि तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। सर, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? आपने सही कहा कि सूत्रों से खबर है, सही खबर है कि अभी तक इसका कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और एसपी ये सूत्र बता रहे हैं कि उनके नाम का चयन हो गया, उनके नाम की घोषणा अभी कुछ ही क्षणों में हो जाएगी। इसके पहले आपको मानस बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी घर चले गए थे। एक चीफ सेक्रेटरी भी आए हैं, लोक भवन में आ गए हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो ये तो निश्चित है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिला है। ये विभिन्न सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। दूसरा ये भी जानकारी मिली कि एसपी गोयल के नाम पे मोहर लग गई है। और जैसे ही जानकारी मुख्यमंत्री को मिली, मुख्यमंत्री ने तत्काल बोला और मुख्यमंत्री हैं नियुक्त सचिव लोग पहुंच गए हैं। प्रमुख सचिव सूचना और गृह संजय प्रसाद भी लोक भवन में मौजूद है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटे बाद जो शशि गोयल अपना मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे
और अभी तो ये लोग अभी 5 मिनट पहले आए हैं और ये भी जानकारी मिली कि चतुर्वेदी जो चतुर्वेदी जी के नाम पे चर्चा थी वो वापस दिल्ली चले गए हैं। अभी तक ये है लेकिन सत्य प्रकाश गोयल के नाम की मोहर कुछ आधिकारिक घोषणा भी कुछ ही क्षणों या कुछ ही घंटों में हो जाएगी। निश्चित रूप से केवक सर, जिस तरीके से जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है मनोज सिंह, जो आज मुझे लगता है आज कार्यदिवस वो रिटायर हो जाएंगे, उनके एक्सटेंशन मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो है वो फाइनल हो चुका है कि उनको एक्सटेंशन मिलने नहीं जा रहा है और एसपी गोयल जो है वो मुख्य सचिव होंगे। हालांकि आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। सर, हमारी बात हुई विभिन्न सूत्रों से, तो उनको भारत सरकार ने उनको विस्तार के लिए मना कर दिया है कि उनको विस्तार नहीं दिया गया, सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। ये तो निश्चित होगा। मैंने पहले ही जैसे कहा कि आज मेरी मुलाकात जैसे ही मैं निकल रहा था तो मुख्य सचिव पोर्च पे आए और हमारी हाय हेलो हुई, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। जो चेहरे में रौनक होती है चीफ सेक्रेटरी के, वो चेहरा उतरा हुआ था। फिलहाल चीफ सेक्रेटरी भी इसमें हम हैं, गोयल भी मुख्यमंत्री के आवास से वापस आ गए, वो भी अपने कार्यालय में मौजूद हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति भी अपने कार्यालय में मौजूद हैं लोक भवन में, और प्रमुख सचिव सूचना और गृह संजय प्रसाद भी अपने कार्यालय में मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों या बाद सचिव प्रकाश गोयल अपना मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अभी तक इसकी जो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घटना का मैं बता रहा है कि सचिव प्रकाश गोयल के नाम पे मोहर लग गई है। हाँ बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में हो जाएगी। बिल्कुल केवक सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आधिकारिक ऐलान में हो सकता है। लोक भवन में प्रमुख सचिव गृह मौजूद हैं, मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह वो भी लोक भवन में मौजूद हैं, और एसपी गोयल जो है 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस हैं, वो भी लोक भवन में मौजूद हैं। वर्तमान में सीएम के अपर मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल, उनके नाम का ऐलान हो चुका है, हालांकि आधिकारिक होना बाकी है। और अब रुक करते हैं अपने खास प्रोग्राम का। हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी बाढ़ का प्रभाव लोगों के जीवन को संकट में डाल रहा है। राहत बचाव की अगर बात करें किस तरीके से कानपुर में चल रहा है, जो लोगों दिक्कतें हो रही हैं उनको राहत शिविर में पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हैं ताकि जो लोग प्रभावित हुए हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो? फोन अनम्यूट करिए विवेक। विवेक फोन अनम्यूट करिए। गांव है वहां पर, अब गांव के अंदर जल प्रवेश है जी। तरीके से बात की जाए, विवेक फोन अनम्यूट करके अपनी बात रखें। फोन अनम्यूट करो यार। ठीक है, आपकी आवाज मिल पा रही है, अपनी बात रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से बता दें कि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो यमुना तटवर्ती वाले गांव है, उनका संपर्क मार्ग टूट गया है और गांव के अंदर अब पानी प्रवेश कर रहा है। कहीं ना कहीं जो वहाँ के बासिंदे हैं उनके सामने एक मुसीबत का सबब बनता है नजर आ रहा है। जो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि जो यमुना के तटवर्ती वाले क्षेत्र के बासिंदे हैं उनको ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जो लोग हैं जो ऐसे बाढ़ से प्रभावित हैं उनको ऊंचाई वाले स्थानों पर राहत सामग्री भी प्रशासन की ओर से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हर वर्ष की बात ही बाढ़ लगातार जो यमुना तटवर्ती वाले क्षेत्र के गांव हैं वहां पर आ जाती है, तो इसमें प्रशासन किस तरीके से अपनी तैयारियां करता है। तो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से जो संपर्क मार्ग टूटे हैं तो ग्रामीणों को आवागमन में उनको समस्या हो रही है, उसके लिए बोट और नाव की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। ग्रामीण अपने ही पे व्यवस्थाएं कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर राहत सामग्री जैसे मेडिकल की हो गई या बच्चों के आवागमन की हो गई, ऐसे समय में
ठीक है विवेक पाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जैन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयबीर मावी आपका बहुत शुक्रिया। माजिद अरमान, सिद्धार्थ द्विवेदी आपका भी बहुत शुक्रिया। में अवस्थी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि गली गांव शहर जिस तरीके से बाढ़ के कहर देखने को मिल रहा है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो प्रशासन को खास इंतजाम करने चाहिए, लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हालांकि असुविधा में तो है ही है, लोग घरों को छोड़ रहे हैं, उनका जो रोजगार है वो प्रभावित हो रहा है, उनके मवेशी जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन को खास इंतजाम करने चाहिए और बाढ़ जो राहत जो कार्य है उसको और भी गति देनी ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो सुरक्षित हो सके। फिलहाल इस खास पेशकश में हाथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं